फिर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है हमारा, देखिए कहीं पर थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन आएगी तो मैं वहाँ स्किप कर दूंगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर लीजिएगा, मेन फिजिक्स वाला पार्ट मैं कर दूंगा, जिससे कि एक कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चंस कवर अप कर पाएँ। आज 6 अप्रैल को हमने मॉडर्न फिजिक्स के 2026 के जनवरी सेशन के भी 20 क्वेश्चन डाले थे, मात्र 44 मिनट्स के अंदर 20 क्वेश्चन जेई के डिस्कस कर लिए थे हमने, ठीक है। तो आइए करिए, स्टार्ट करते हैं। इन एन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द अल्फा पार्टिकल इज 4.5 इंटू 10⁻14 मीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस थोड़ा अलग दे रखा है, एक्चुअली में 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी पे डिस्टेंस आता था 29.5 फर्मी, तो यहां पर ये अलग दे रखा है, ठीक है। इफ टारगेट न्यूक्लियस हैज एटॉमिक नंबर 80, तो गोल्ड के बाद मरकरी दे दिया इन्होंने न्यूक्लियस, तो देन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगी। तो बेसिकली कुछ नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, और वहां पर उन्होंने डेटा चेंज कर लिया जिससे कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज, आपको कॉन्सेप्ट लगाना आ जाए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यूजुअली लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ओरिजिनल 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देकर के निकलवा देते हैं, तो बच्चे को वैल्यू याद ही रहती है 29.5 फर्मी, और वो वहाँ यूज कर लेता है। यहाँ पर उन्होंने थोड़ा लॉजिक लगवा दिया है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, बेसिकली न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ज़्यादा है बस। तो ये न्यूक्लियस हो गया, एटॉमिक नंबर Z मान लेते हैं, 80 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और इस न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस पहले ही अल्फा पार्टिकल वापस चला जाता है। अगर अल्फा पार्टिकल सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस के अलोंग जा रहा है, ठीक है बच्चों, तो कुछ डिस्टेंस पहले ही ये वापस हो जाता है, और इसी डिस्टेंस को दुनिया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के नाम से जानती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, तो हम मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। तो हमने बोला ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, काइनेटिक एट ए प्लस पोटेंशियल एट ए बराबर है हमारी काइनेटिक एट बी प्लस पोटेंशियल एट बी के, सही है। तो काइनेटिक हमें बेसिकली नहीं पता यहाँ पर कितनी है, यही बेसिक मुद्दा है। तो काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² ले लेते हैं जो यहाँ पर है, और ए पॉइंट पे हम काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लेते हैं। बी पे हम मान लेते हैं कि पार्टिकल मोमेंटेरली रेस्ट पे आ गया, तो काइनेटिक बी पे 0 है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है, के इंटू अल्फा पार्टिकल ही था, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2 ही होता है, और 80 दिया है एटॉमिक नंबर, तो उस पर चार्ज होगा 80 ई डिवाइडेड बाय आपका रहेगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो है 4.5 10⁻14 मीटर, सही है बच्चों। तो ये कैलकुलेशन आपकी दे रखी है यहाँ पर, दिस इज 4.5 इंटू 10⁻14 मीटर, सही है बच्चों। यहाँ से हम अब इसको हाफ mv² ही रहने देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू यह आ जाएगा 9 इंटू 10⁹, सही है, 9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाइड बाय 80 इंटू 2 करेंगे तो 160 इंटू e² आएगा डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू में 10⁻14 रहेगा, सही है। 9 और 4.5 काटते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ और इधर भी अगर हम 2 ले जाते हैं तो ये आपका आ जाएगा mv² इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁹ इंटू 160 इंटू 1.6 10⁹ माइनस 19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10⁻14। मास आपको दे रखा है 6.72 10⁻27। आप मास को इधर ले जाइए नीचे, ठीक है, ये मास को उठा के यहाँ से ले जाइए आप नीचे, ठीक है। तो ये मास क्या है, मास है 10⁻27 और उसके बाद है 6.72 6.7, सही है बच्चों। तो ये v² क्या आ रहा है, देखिए v² आ रहा है आपका यहाँ से, कैलकुलेशन गंदी है, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 640, हाँ ये हो जाएगा 10⁻9, ये 6.72 था, ठीक है, और 640 ये रहने दीजिए, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, है ना। तो 4 इंटू 160 इंटू 1.6 इंटू 1.6 10⁻38 में 10⁻9 अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये 10 बन जाएगा माइनस का 29, नीचे 10⁻27 है, नीचे है 10⁻27, तो 10⁻2 बन जाएगा ऊपर, फिर 10⁻14 ऊपर आएगा, 10⁻12 बन जाएगा बच्चों, सही है। अब अगर हम यहाँ पर, अच्छा नीचे 6.72 रह गया, 6.72 रह गया। 6.72 क्या होता है, 1.67 का 4 टाइम्स ही तो होता है, तो बेसिकली ये 4 इंटू 1.6 को काटेंगे तो 6.72 हट जाएगा यहाँ से, सही है बच्चों, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए, अब कैलकुलेट करते हैं आगे हम, तो ये आ जाएगा v² हो जाएगा आपका 16 इंटू 16, तो हो जाएगा आपका 16 1.6, हाँ 16 इंटू 16 इंटू 10⁻12, ठीक है बच्चों। तो
तो ये आप रूट ले लीजिएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका, मैंने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन भी थोड़ा थोड़ा किया है, तो ये आपका 16 इंटू 10 की पावर 6 आ गया मेरा। तो अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं तो 160 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। वैसे मैंने बच्चों यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन कर दी है, वैसे मैंने यहाँ पर थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करी है, बट एक्चुअली जेई के अंदर क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप था, इसमें ऑप्शन नहीं थे, तो इसलिए अप्रॉक्सीमेशन नहीं करनी चाहिए थी। एनीवेज आंसर तो बहुत क्लोज होगा इसके, 156, 157, 158 कितना भी हो सकता है, इसके आसपास ही होगा। ठीक है, चलिए आइए बच्चों, क्वेश्चन है अगला हमारा, द एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज। भैया पहले एनर्जी होती क्या है, एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z का स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब अगर हीलियम प्लस बोला गया है तो हीलियम प्लस के लिए ये हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हीलियम प्लस के लिए Z2 हो जाता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू भी 2 हो जाती है, तो यस -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ गया। ये है प्यारा क्वेश्चन। देख रहे हैं आप कब का है भाई, 2023 का है। ठीक है, मैंने रेलेवेंट लिए हैं थोड़े से क्वेश्चंस, आगे जाके थोड़े टफ भी हो जाते हैं, थोड़े इजी भी हो जाते हैं, मिक्स तरह के क्वेश्चंस हैं। आपको पता ही है मॉडर्न फिजिक्स कैसा चैप्टर है, तो उसके लिए जब जेई के क्वेश्चन है तो जेई के ही क्वेश्चन है ना, ये नीट के लिए रेलेवेंट भी हैं, वो लिए हैं बच्चों। आइए, इफ 917 एंगस्ट्रॉम बी द लोएस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज एंड द लोएस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज क्या होगी। हाँ तो ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है। लाइमन वैसे फॉर्मूला क्या होता है रिडबर्ग का, R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो अगर लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज, तो n1 तो फिक्स है 1 है ना, तो n1 तो फिक्स है, और लोएस्ट वेवलेंथ के लिए n2 हैज़ टू बी इनफाइनाइट बच्चों। तो यहाँ से 1/λ आ जाता है, r आ जाता है, तो लैम्डा 1/r, और 1/r होता है आपका 912 या 17 एंगस्ट्रॉम, जो भी इन्होंने 17 लिखा है तो इनकी मर्जी है। ठीक है, चलिए सही है। अब अगर बाल्मर सीरीज की बात की जाए तो बाल्मर सीरीज के लिए ना n1 फिक्स है आपका, तो n1 तो 2 ही होगा बाल्मर सीरीज का। लेकिन अगर आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो n2 आप इनफाइनाइट लेंगे, तो 1/λ डैश r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से लैम्डा डैश आ गया 4/r, लैम्डा डैश आ गया 4, 1/r की वैल्यू 917 एंगस्ट्रॉम है बच्चों, तो ये आ जाती है आपकी 3600 तो होगी, और फिर 68 भी, 3668 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि रूट d1 एंड रूट d2, वैसे इम्पैक्ट पैरामीटर को तो b से डिनोट करते हैं, z स्क्वायर cot थीटा बाई 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है, बट इन्होंने बोला रूट d1 इम्पैक्ट पैरामीटर है। ठीक है, आर कॉरस्पॉन्डिंग टू स्कैटरिंग एंगल्स ऑफ 60 एंड 90 डिग्री। तो रूट d1 एक्चुअली इम्पैक्ट पैरामीटर प्रोपोर्शनल होता है cot थीटा बाई 2, z स्क्वायर cot थीटा बाई 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एक इम्पैक्ट पैरामीटर रूट d1 है, तो वो प्रोपोर्शनल हो गया cot थीटा बाई 2, cot 30 डिग्री के। एक और इम्पैक्ट पैरामीटर रूट d2 है, और वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका cot 45 डिग्री के। सही है, बिल्कुल 90/2 45 डिग्री है ना। तो रूट d1 अपॉन रूट d2 क्या आएगा, तो cot 30 आपका कितना होता है, cot 30 आपका √3 होता है ना, tan 30 1/√3 होता है। स्क्वायरिंग कर दीजिए तो d1 अपॉन d2 आपका बच्चों d1 अपॉन d2 आपका 3 आ गया। ये कह रहे हैं d1 जो है वो x टाइम्स d2 है, बट हमारा तो d1 आ रहा है 3 टाइम्स d2, तो ठीक है भाई, x की वैल्यू 3 आ गई, इसमें क्या दिक्कत है। आसान सवाल पूछने का अंदाज, रूट d1 लिखने का अंदाज थोड़ा अलग था, आसान सवाल। आइए अब हमारा आ जाता है बच्चों बोर्स मॉडल ऑफ एटम और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बोर्स मॉडल ऑफ एटम और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नीट एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है एटम्स चैप्टर का। आइए, इवन जेई मेन में भी बहुत पूछा जाता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन अ हाइड्रोजन लाइक आयन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n3 होता है, एंड ग्राउंड स्टेट इज 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह रहे हैं भाई कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो कोई बात नहीं है। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई z स्क्वायर। सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब थर्ड एनर्जी लेवल होता है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 3 का स्क्वायर मतलब 9। ठीक है, इनटू में आपका z स्क्वायर रख लीजिए। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z स्क्वायर, यहाँ पर n1 हो गया। दोनों का एनर्जी डिफरेंस कितना है भाई, एनर्जी डिफरेंस आप ले लीजिए E3 - E1 का, है ना, तो
माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय 9 प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड स्क्वायर आ गया आपका कॉमन, और ये आंसर आ रहा है 108.8। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस 1/9 जेड स्क्वायर आ गया 108.8। सही है बच्चों, है ना। फिर से देखते हैं सॉल्व करके, देखिए 13.6 इंटू 8/9 इंटू जेड स्क्वायर बराबर है 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। इंडीड ये सॉल्व करके क्या आएगा, 13.6 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो मुझे लग रहा है यही आएगा। देखते हैं एक बार, और क्या, 8 6 48, 8 3 24, 28, 8 2 8 10। हाँ ठीक है, ये आ गया यार। तो बस ये तो कट गया, कैंसिल ही हो गया, बहुत ही बढ़िया हो गया। जेड स्क्वायर 9 है, जेड की वैल्यू तो 3 आ गई, तो ये एक्चुअली में लिथियम 2+ है प्यारे बच्चों। जेड की वैल्यू 3 है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना। आइए क्विकली सॉल्व करना है, हमें ज़्यादा समय नहीं लगाना। आइए बालकों, ओहो इतना भी क्विकली नहीं करना भाई। हाँ वापस आ गए, चलिए हम। Considering the Bohr model of hydrogen-like atoms, the ratio of the radius of fifth orbit of electron in lithium 2+ and helium plus is, so radius का फॉर्मूला होता है R0 इंटू n स्क्वायर बाई z। अब क्या है, लिथियम 2+ की फिफ्थ ऑर्बिट ना, फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ एंड हीलियम प्लस, दोनों की फिफ्थ ऑर्बिट ही देखना। तो R स्क्वायर R0 सेम है, n स्क्वायर 3 हो गया ना, फिफ्थ ऑर्बिट n स्क्वायर 5 हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, और एटॉमिक नंबर यहाँ पर 3 है, डिवाइडेड बाय, आ जाइए हीलियम प्लस उठाइए, हीलियम प्लस तो वही रहेगा R0 n स्क्वायर और डिवाइडेड बाय z। अरे वाह, सब कैंसिल हो गया, 2:3 आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। अरे मत समझिएगा मैंने सेलेक्ट करे हैं आसान क्वेश्चंस, रे ऑप्टिक्स में मुश्किल भी कराए थे, वेव ऑप्टिक्स में मुश्किल भी कराए थे, डुअल नेचर में बहुत तगड़े भी कराए हैं, एटम न्यूक्लियर में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इररेलेवेंट नहीं कराने का फायदा है ना, आए तो जेईई मेन में ही है। ठीक है, आइए। द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, अरे वाह, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन इन इट्स फोर्थ एनर्जी लेवल इज। आइए बढ़िया तरीका है, देखिए ये मैं आपको इसका एक अच्छा तरीका सिखाता हूँ, है ना। लोग तो n(n-1/2) करके लगाते हैं, वो फॉर्मूला n(n+1/2) करके, तो n1 n2 n3 और n4। तो याद रखिए, अगर फोर्थ एनर्जी लेवल से वापस आता है ना, फोर्थ से कहाँ पे आता है, ग्राउंड लेवल पे आता है, ग्राउंड स्टेट पे, तो 4 - 1 3, तो आंसर है समेशन 3। आंसर हो गया 3 + 2 + 1, टोटल 6 लाइनें एमिट होगी, उसमें से 3 लाइमन में होंगी, 2 बाल्मर में होगी, 1 पास्चन में होगी। आपको नहीं समझ आया तो एक बार और देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन 6th लेवल से 3rd लेवल पे कूद रहा है तो 6 और 3 का डिफरेंस 3, आंसर रहेगा समेशन 3, तो 3 + 2 + 1। अब जब 3rd पे कूद रहा है तो लाइमन और बार्मल तो होगा नहीं, तो ये पास्चन और ये ब्रैकेट और ये पी फंड। ठीक है बच्चों, अब अगर समझिए 6th लेवल से 2nd लेवल पे कूद रहा है तो 6 और 2 का डिफरेंस 4, आंसर रहेगा समेशन 4, 4 3 2 1। अगर 2 पे आ रहा है तो बाल्मर से स्टार्ट होगा, 4 लाइनें बाल्मर की होंगी, फिर पास्चन की, फिर ब्रैकेट की, फिर पी फंड की। मैंने अपना काम कर दिया, आंसर रहेगा 6 लाइनें, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट वेरीज विद n। तो बड़ा आसान है, देखिए बड़ा ही आसान है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होता है r0 0.529 होता है एंगस्ट्रॉम, n स्क्वायर बाय z, और वेलोसिटी होती है v0 इनटू में z/n। यहाँ पर टाइम पीरियड होता है 2πr बाय वेलोसिटी। रुक जाइए, फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए ना, वेलोसिटी बाय 2πr, तो फ्रीक्वेंसी होती है वेलोसिटी बाय 2πr। अब देखिए वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, v0, चलिए छोड़िए ना, वेलोसिटी z/n के प्रोपोर्शनल है, और r किसके प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर बाय z के। z अगर 1 है तो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में 1/n³ के प्रोपोर्शनल है, 1/n³। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फ्रीक्वेंसी पूछा था ना, फ्रीक्वेंसी पूछा था। आइए बच्चों अगला सवाल, कह रहे हैं हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज गिवन एन एनर्जी ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी एमिटेड। अच्छा सुनिए, पहला एनर्जी लेवल होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा होता है माइनस का 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके 3.4 है ना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ सही है। उसके बाद होता है आपका 13.6 अपॉन, ये हो गया था 4/9 है ना, तो ये हो जाता है आपका
माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर माइनस 0.85 होता है। ठीक है, सही है। अब मेरी बात सुनिए, अगर आपने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तो माइनस 13.6 में अगर आप 10.2 ऐड करेंगे तो आप माइनस 3.4 तक ही पहुंच पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर इसी लेवल तक पहुंचा है तो वापस आने का भी तो फिर एक ही तरीका है, एक ही लाइन एमिट हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। सवाल है हमारा द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है किसकी? बाल्मर सीरीज की, है ना। तो बाल्मर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 1/n1 स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो बाल्मर सीरीज के लिए क्या आएगा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 4/r। ठीक है भाई, उसके बाद क्या है? लाइमन सीरीज। तो देखिए 1/λ ऑफ लाइमन सीरीज r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो यहाँ से लैम्डा लाइमन सीरीज का आ गया आपका 1/r। रेशियो किसका निकालना है? बाल्मर अपॉन लाइमन। ठीक है, तो रेशियो बाल्मर का अपॉन लाइमन सीरीज का, ये रहेगा आपका 4/r, ये रहेगा आपका 1/r। आंसर रहेगा 4:1 बच्चों। ठीक है, देख लीजिए आप, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आइए बच्चों देखते हैं ये सवाल क्या पूछ रहा है। सवाल देखिए, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। तो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का है हाइड्रोजन एटम में, वो किसके प्रोपोर्शनल है? अच्छा ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या? mvr होता है, mvr होता है। सही है, बिल्कुल सही है। अब हमें बेसिकली रेडियस के देखना है कैसे प्रोपोर्शनल है। तो ठीक है, तो देखिए इसको करने का क्या तरीका हो सकता है। इसको करने के ना दो तरीके हो सकते हैं। पहले तो याद रखिए कि ये न्यूक्लियस है अगर, और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। ठीक है, तो K ZE इंटू ई बाय आर स्क्वायर mv स्क्वायर बाय आर के बराबर है। तो आर से आर उड़ गया, तो K ZE स्क्वायर बाय एम आर आपका v स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से v स्क्वायर रूट ऑफ r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से आ गया एंगुलर मोमेंटम, देख लीजिए आप, है ना। सही लग रहा है बच्चों? हाँ सही लग रहा है, मुझे तो सही लग रहा है। v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ r आ गया। तो एंगुलर मोमेंटम अगर हम देखें तो m इंटू किसके प्रोपोर्शनल हो गया? देखिए एंगुलर मोमेंटम प्रोपोर्शनल आ गया, m तो ठीक ही है, v 1/√r के प्रोपोर्शनल है इंटू r, तो एंगुलर मोमेंटम √r के प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया, सी ऑप्शन। ठीक है, लेकिन 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 एक और तरीका अगर हम देखें तो एक और तरीका क्या हो सकता है। हमें पता है ना कि एंगुलर मोमेंटम तो बोर ऑर्बिट में क्वांटाइज्ड होता है, NH/2π होता है। सही बात है। और रेडियस क्या होती है? r0 इंटू n स्क्वायर होती है। z हाइड्रोजन आइटम है तो z1 ले लिया। तो अगर हम n देखेंगे, n, तो n किसके प्रोपोर्शनल है? n स्क्वायर r के, n √r के प्रोपोर्शनल है। ये सब तो कांस्टेंट हो गया, तो n किसके प्रोपोर्शनल है? √r के प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से भी एंगुलर मोमेंटम √r के ही प्रोपोर्शनल आ गया प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मतलब एंगुलर मोमेंटम बालकों, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फोर्थ ऑर्बिट। आपको पता है एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, फोर्थ ऑर्बिट का मतलब 4 इंटू h/2π। तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम आ गया आपका 2h/π। 2h/π, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आइए बालकों जरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन लपेटते हैं। देखिए जेईई मेन में आया है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन मुझे तो अच्छा लगा क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस की सारी प्रॉपर्टीज बोल दी हैं, तो अगर बच्चा एक भी प्रॉपर्टी पे गलती से ध्यान ना दे तो गया काम से। तो देखिए द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए ये तो बिल्कुल सही है। न्यूक्लियर फोर्सेज डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भी बिल्कुल सही है। तो बी भी सही है, बी भी सही है। ठीक है, सही है। न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्पिन डिपेंडेंट, सी भी सही है। वाह, ए बी सी तीनों सही हैं। तो ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर फोर्सेज आर सेंट्रल, नहीं, न्यूक्लियर फोर्सेज आर नॉन सेंट्रल फोर्सेज। दे डू नॉट एक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू न्यूक्लियॉन्स। दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट, ये बात सही है, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, बट दे आर नॉन सेंट्रल फोर्सेज। दे डू नॉट एक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू न्यूक्लियॉन्स। तो डी गलत है,
स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ क्रैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है वो तो, ठीक है ना। तो ए बी सी ई आपका आंसर रहेगा, ए बी सी ई, ठीक है बच्चों। देखिए बाल को अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला सवाल बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth बोर ऑर्बिट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एन इज प्रोपोर्शनल टू एन की पावर एक्स। ये तो आप जानते हैं, मैं नहीं कर रहा। मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू एरिया होता है, ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर का है ना, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। करंट इंटू एरिया, ठीक है, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, सर्कुलर ऑर्बिट का एरिया पाई आर स्क्वायर, जानते हैं आप क्या आएगा, ई टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये डेरिवेशन है ना बोहर मैग्नेटॉन की, है ना, हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर। अब आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, तो एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई है, वी की जगह आर ओमेगा है, वी की जगह आर अगर आर ओमेगा है तो एन एच अपॉन 2 पाई हो गया, तो ये आ गया आपका आर स्क्वायर ओमेगा एन एच अपॉन इंडीड में 2 पाई एम, सही है। तो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया आपका ई अपॉन 2 आर स्क्वायर ओमेगा एन एच अपॉन 2 पाई एम। सॉल्व करके आएगा एन टाइम्स ई एच अपॉन 2 पाई एम, ठीक है बच्चों, एन टाइम्स ई एच अपॉन 2 पाई एम। मैग्नेटिक मोमेंट एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एन की पावर एक्स, एक्स तो 1 है ना भाई, मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के, और ये वैल्यू ई एच अपॉन 2 पाई एम, ई एच अपॉन 4 पाई एम, सॉरी बच्चों, ई एच अपॉन 4 पाई एम सॉल्व करने पे आएगा 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये बोहर मैग्नेटॉन कहलाता है, ई एच अपॉन 4 पाई एम। ओके चलिए, बढ़िया है बिल्कुल। आइए बाल को अगला सवाल लपेटते हैं। कह रहे द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू दैट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। काइनेटिक एनर्जी आधी होती है पोटेंशियल एनर्जी के, तो काइनेटिक एनर्जी का डबल होता है पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड अगर आप देखें तो ये हाफ आ गया रेशियो, ठीक है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, और पोटेंशियल एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सॉरी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है बच्चों, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो मैग्नीट्यूड कंपेयर करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का एक्चुअली में डबल होता है, और वो हर ऑर्बिट के लिए ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हो गया और सेकंड ऑर्बिट के लिए वैलिड नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो 1:2 रहेगा काइनेटिक बाय पोटेंशियल, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए बच्चों एक बार सवाल करते हैं, आगे हम देखते हैं। बढ़िया सवाल आने लग गए इसलिए चेक कर रहा था। चलिए, एज पर गिवन फिगर एबीसी आर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम रिस्पेक्टिवली। अच्छा ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एक्साइटेड लेवल्स, इसका मतलब ये N1 2 है, सेकेंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है, और ये फोर्थ लेवल है, ठीक है बच्चों। ये N2 है और ये N3 है और ये N4 है, सही है ना। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एक्साइटेड लेवल्स, तो फर्स्ट एक्साइटेड लेवल होता है n = 2, परफेक्ट है बच्चों। अब क्या करें हम, λ1 λ2 निकालना है, तो कुछ नहीं है, आप रिडबर्ग फॉर्मूला लगाइए ना, 1/λ1 r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर इंडीड। तो ये क्या आएगा, 1/λ1 = r, तो 9 - 4/36, यानी ये आएगा आपका 5r/36 बाल को। सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद λ2 क्या होगा आपका, 1/λ2 r 1/3 स्क्वायर 1/9 माइनस 1/16, बच्चों ये आएगा आपका 7r/144। 16 × 9 रहने दीजिए, चलिए कैलकुलेशन आसान रहेगी, 9 × 16। अब आपको क्या निकालना है, λ1 अपॉन λ2 करना है, ठीक है। तो आप क्या करिए, 1/λ2 रहने दीजिए, 1/λ2 एज इट इज रहने दीजिए। चलिए रेसिप्रोकल करके लिख लेते हैं यार। λ1 हमारा है फिर, λ1 है 36/5r अपॉन λ2 क्या है हमारा, λ2 है हमारा 9 × 16 और डिवाइडेड बाय 7r। ओके, डिवाइड कर लेते हैं, ये आ गया 4, ये आ गया 1, ये भी आ गया आपका 4, तो ये आ गया आपका 7/20। इन्होंने क्या बोला है, ये है 7/4n, n क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं, n कोई भी कांस्टेंट है। n की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करने पे 5 आ गई बच्चों, n की वैल्यू 5 आ गई है, तो n आपका 5 होगा, ठीक है। जबरदस्ती का इंटीजर टाइप बनाते हैं, मुझे तो लगता है कभी कभी, एनीवेज फर्क नहीं पड़ता। आइए
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन अवेलेबल है आपको, पुरानी वाली एनसीईआरटी में जो मैंने एनसीईआरटी की वीडियो डाली थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉप डूइंग रैंडम प्रैक्टिस इन फिजिक्स। फिजिक्स का 2025 का पेपर एक्चुअली में कहाँ से आया वो डिकोड करके बताया था आपको, जिसमें से 16-17 क्वेश्चन जेईई मेन के पीवाईक्यूज पे बेस्ड थे या ऑलमोस्ट पीवाईक्यूज ही थे, जिसके लिए हम ये सीरीज कर रहे हैं, जिसके लिए हम जेईई सेलेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। उन्हीं 17 क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं, यानी 1/3 से ज़्यादा पेपर वहाँ से था। 10 क्वेश्चन वो थे जो नीट के पीवाईक्यूज थे, लगभग 10 क्वेश्चन वो थे जो एनसीईआरटी पे थे, एनसीईआरटी बेस्ड थे या ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से थे, ठीक है, पुरानी वाली एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। और 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से नए थे, जो यूजुअली लोगों ने नहीं देखे थे, ठीक है ना बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, मैंने जो वीडियो डाली थी मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस की पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का वही नाम है, फिजिक्स विद अंकुर सर, ठीक है, और वहां से आप उठा के कर सकते हैं। वहां पर भी आपको सेम क्वेश्चन दिख जाएगा। तो रैंडमली मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मार्क नहीं किया है बच्चों, देख करके सोच के ही मार्क किया है, ठीक है। आइए चलिए, अब सवाल है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बॉम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होंगी, तो सुनिए। जो पहला एनर्जी लेवल होता है ना, याद रखिए हाइड्रोजन में, वो होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा होता है आपका -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तीसरा होता है आपका -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फोर्थ होता है आपका -0.85 के आसपास, ठीक है बच्चों, ये होता है अंदाजन। फिर 0.53 टाइप होता है। अब आपने क्या करा है, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बॉम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। मैं आपको समझाता हूं। ये हाइड्रोजन गैस है, ये प्रोटॉन है, हाइड्रोजन गैस का अपना इलेक्ट्रॉन है। अब 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इलेक्ट्रॉन बीम हम इसके बॉम्बार्ड करा रहे हैं, तो यानी हम हाइड्रोजन के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके पास अब 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ गई। तो अगर -13.6 वाले इलेक्ट्रॉन को 12.5 अगर हमने और दी, तो उसकी एनर्जी हो गई -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब है वो यहां तक तो नहीं कूद पाएगा -0.85 तक। वो कहां तक कूद जाएगा मैक्सिमम वो थर्ड एनर्जी लेवल तक कूद सकता है। जब वो थर्ड एनर्जी लेवल तक कूद सकता है, तो जब वो वापस आएगा तो उसकी एक पॉसिबिलिटी ये है λ1 की, एक पॉसिबिलिटी ये है λ2 की, और एक पॉसिबिलिटी ये है λ3 की। तो वो 3 स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट कर सकता है बच्चों, ठीक है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड विल बी 3। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आइए बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल क्या पूछ रहा है। तो ये ना सवाल बड़े पॉपुलर होते हैं बच्चों। आपको एक अजीब सा पोटेंशियल एनर्जी, खैर ये वाला तो अजीब नहीं है, ये वाला तो अच्छा फंक्शन है। आपको कोई भी एक अजीब सा पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दे दिया जाएगा, फिर रेडियस और वेलोसिटी के बारे में कुछ पूछ लिया जाएगा। इवन वर्क एनर्जी, पावर वगैरह, सर्कुलर मोशन, इन जगहों पर भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दे देते हैं। तो आप पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेटिव निकालिए, उसे माइनस से मल्टीप्लाई करिए, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल आ जाता है। तो यहाँ भी यही करना है आपको। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी कोई भी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा है तो आप एक ब्रह्मास्त्र सीख लीजिए मेरे से। पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव निकाल दीजिए। फोर्स होता है -du/dr, और इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो फोर्स -du/dr को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रख दीजिए। वेलोसिटी और आर में एक इक्वेशन आ जाएगी, और दूसरी इक्वेशन हमेशा बोर क्वांटाइजेशन से आती है, mvr = nh/2π। मैं आपको सच बता रहा हूं, हर क्वेश्चन हो जाएगा, हर क्वेश्चन, चिंता मत करिए आप, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चंस को देख के सहम जाते होंगे कि अरे क्वांटाइजेशन है, बोर क्वांटाइजेशन के पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, अगर उसके अलावा कुछ आ गया तो क्या करेंगे। तो समझ लीजिए क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है आपको, और आपसे बोला गया है, ठीक है, एज्यूमिंग बोर क्वांटाइजेशन ट्रू है, वो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस n की कौन से उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है आपकी 12m ω² r²। पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव निकालिए, ये क्या आएगा आपका 12m ω² r² की जगह 2r। तो ये हो गया आपका, ऑब्वियसली फोर्स -du/dr होता है, बट हम मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं सिर्फ यहाँ पर। तो m ω² r, अरे ये तो वही फॉर्मूला है mr ω² सेंट्रीपिटल फोर्स का जो एक्चुअली में होता है। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। इसको आप अगर v को, अगर सर्कुलर मोशन है इलेक्ट्रॉन का, तो v तो r ओमेगा होता है ना, तो ओमेगा की जगह अगर आप v/r डालेंगे तो फोर्स mv²/r आ जाएगा, जो कि एक्चुअली में आना भी चाहिए था, ठीक है। तो ये फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल आ गया, जो कि mv²/r आ रहा है बच्चों। सही है। अब क्या बोल रहे हैं, एज्यूमिंग बोर क्वांटाइजेशन ट्रू है, तो mvr nh/2π होता है, mvr आपका nh/2π होता है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन है, v r ओमेगा है, तो m r ओमेगा इंटू r
NH। भाई आप फॉर्मूला लगा सकते हो V इक्वल टू आर ओमेगा तब ना जब एग्जैक्ट वही फोर्स आ रहा है जो एक्चुअली सर्कुलर मोशन से आना चाहिए। ये हो गया ना M इंटू ए सी, तो सेंट्रिपिटल फोर्स V स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आ रहा है ना, तभी तो लगा सकते थे फॉर्मूला। तो एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई है, और V की जगह हमने आर ओमेगा लिख दिया। V की जगह आर ओमेगा यहाँ लिख सकते हैं, हमेशा थोड़ा लिख सकते हैं आप, ठीक है। इस केस में लिख सकते हैं अगर प्रॉपर सर्कुलर मोशन है जो आया। अगर पोटेंशियल जी किसी और आर की पावर पे डिपेंडेंट हो जाती तो नहीं होता यहाँ पर ऐसा खेल। तो आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल है एन के, है ना, तो आर प्रोपोर्शनल हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ एन के। आई होप आप समझ गए बच्चों, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा।